वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि सैलाब की एक सूरत हाल जो हमें फिर से फेस करनी पड़ रही है और जनूबी पंजाब एक ऐसी बेल्ट है हमारी जहाँ पे पानी का रेला बहुत बड़ा गुजर रहा है, बहुत से देहात ज़ेर-आब है, लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है। और इस हवाले से बात करने के लिए और इसके साथ साथ इन सारी सिचुएशंस में जब मौसम चेंज होता है, जब नमी का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है और जब सैलाबी सूरत हाल से आवाम गुजरती है तो आप वबाई अमराज का बहुत शिकार होते हैं, वबाई अमराज फूट जाते हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ शाहिद अमीन साहब जो कि नाज़िम हैं शोबा खिदमत खल्क मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान से, और इनके साथ मौजूद होंगे हमारे साथ लाइन पे डॉक्टर अहमद जुनैद साहब जो कि PGR मेडिसन हैं। डॉक्टर साहब को भी हम वेलकम करते हैं जो हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खैरियत से हैं आप? सब खैरियत है जी आपकी तरफ? जी शुक्र अल्लाह का, सर सब ठीक बहुत ठाक, शुक्र अल्लाह का। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले आपकी तरफ ही आऊँगा और ये जानना चाहूँगा कि मौसमी बीमारियों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बार बार यही बात जहन में आती है कि बरसात अगर शुरू हो गई है, मौसमी बुखार है, फिर इसमें और भी दूसरे अमराज जो हैं वो भी फूट पड़ते हैं। इन जो वबाई अमराज हैं इनके बारे में बताइए और मौसमी बुखार के हवाले से बताइए। अच्छा जी, बरसात का मौसम जब स्टार्ट होता है इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, आम लफ्ज़ों में जिनको जरासीम कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा आप कह लो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए एक तरह की फेवरेबल कंडीशन होती है। एक्सट्रीम वेदर के अंदर आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जरासीम जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं। तो एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर इनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर या एक्सट्रीम हीट के अंदर। बरसात एक ऐसा मौसम है जिसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो फेवरेबल होता है बैक्टीरिया के लिए, वायरसेस के लिए, जरासीम के लिए। और इस मौसम में अक्सर जो बीमारी होती है ह्यूमन बॉडी में, जो भी बीमारी हो उसके साथ बुखार बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है। कोई भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगी, कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी, उसका बुखार पेशेंट को लाजमी होता है। एक्सट्रीम एज के अंदर कम चांसेस होते हैं बुखार के, लेकिन फ़ीवर मोस्टली 80 to 90% पेशेंट्स को होता है। और अक्सर आपने सुना होगा इसके अंदर कि इसको हम मौसमी बुखार का नाम दे देंगे, मौसम चेंज हुआ इसलिए बुखार हो गया। बेसिकली बुखार का मतलब जो है वो इसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। बुखार को इंग्लिश में या मेडिकल टर्म्स में हम फ़ीवर कहते हैं और जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। पाकिस्तान में हम फ़ारेनहाइट में इसको मुहैया करते हैं। जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए 98.6 से, तो उसको हम कहते हैं कि पेशेंट को बुखार हो गया यानी फ़ीवर हो गया। और इसके अंदर फिर आगे इसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। एक लो ग्रेड फ़ीवर होता है यानी हल्का बुखार जो कि 99 से 100 तक होता है। एक मॉडरेट फ़ीवर होता है मतलब दरमियाना बुखार जो होता है 100 से 103 तक उसको कहते हैं। और हाई ग्रेड मतलब तेज़ बुखार जो होता है वो 103 से ज़्यादा होता है। अब ये जो टर्म एक है, ये जो लफ्ज़ है मौसमी बुखार, इसको बहुत ज़रूरी है समझना। मौसमी बुखार का मतलब ये नहीं है कि मौसम चेंज होने की वजह से पेशेंट को या किसी भी बंदे को बुखार होने लग गया है, बल्कि मौसम के साथ जो आपकी एनवायरनमेंट चेंज होती है उसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे पैदा होते हैं जो कि पेशेंट को बुखार या इन्फेक्शंस वगैरह कॉज करते हैं। जैसे कि आपको पता है बरसात की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत जगहों पे, घरों के अंदर, आसपास मोहल्ले में पानी इकट्ठा होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं। जैसे कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू एपिडेमिक है पाकिस्तान में। उसके अलावा मलेरिया बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी अक्सर जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, जिसको आप आम लफ्ज़ों में हैज़ा कहते हैं, टाइफाइड वगैरह हो सकता है। और इसके अंदर एक और चीज़ बहुत थोड़ा टाइम मैं आपको लूँगा इस सवाल के ऊपर कि जी प्लीज़। जो टाइफाइड है उसका एक बहुत मिसकंसेप्शन है हमारे अवाम के अंदर। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि हमें बचपन से टाइफाइड है या पुराना टाइफाइड है, और बहुत अरसा लोग इसको मेडिसिन खाते रहते हैं इसकी। और जो क्वैक्स होते हैं यानी जो डिस्पेंसर्स आप कह लें, या डिस्पेंसर्स वाले उनको मेडिकल नॉलेज होता है, जो क्वैक्स होते हैं आप मेडिकल स्टोर पे बैठे हैं उनको आइडिया नहीं है कि पेशेंट को कैसे मेडिसिन देनी है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पेशेंट को मेडिसिन पे मेडिसिन देते जाते हैं टाइफाइड की, और टेस्ट करवाते हैं 2 हफ्ते बाद अगेन पॉजिटिव होता है। उसकी वजह ये है कि जो टेस्ट प्राइवेट लैब्स या जो छोटी लैब्स होती हैं जो बिलो स्टैंडर्ड होती हैं, जो टेस्ट वो कंडक्ट कर रही हैं उसे टाइफीडॉट कहते हैं। जी और वो टेस्ट पूरी दुनिया में ऑब्सोलीट हो गया, वो उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। जो टाइफाइड के लिए हम टेस्ट करते हैं ब्लड कल्चर्स करते हैं जिससे पता लगता है। टाइफीडॉट आप अगर बंदे को 5 साल की उम्र में बुखार हुआ, अब उसका 70 साल की उम्र में कराएंगे वो भी पॉजिटिव आएगा। उसमें 2 होते हैं, वो खैर अलग बहस है। टाइफीडॉट आईजीजी आईजीएम होते हैं, वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। आम पब्लिक के लिए समझना ज़रूरी है कि
आप बार बार लैब्स पे जाके बिला वजह टाइफाइड के टेस्ट ना करवाएं। टाइफाइड होता है, लेकिन आप एक डॉक्टर को विजिट करें जो प्रॉपर इसका टेस्ट है वो टेस्ट करवाएं, और उसकी अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो फिर लें। बहुत सारे लोग बिला वजह एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली आपने देखा होगा कि हर बंदा जो है वो खांसी आएगी, बुखार ज़ुकाम होगा, हल्का सा फ्लू होगा, उसके अंदर एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, लेकिन बिला वजह एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे। उसकी वजह से अब तक हमारे पास ये स्टेज आ गया कि बहुत सारे जरासीम जो हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गए हैं। एंटीबायोटिक्स उन पर असर नहीं करते, नॉर्मल जो एंटीबायोटिक्स असर करनी चाहिए वो पेशेंट्स के ऊपर असर नहीं करती, और इन्फेक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो बरसात के साथ लिंक्ड हैं, जी। इस मौसम के साथ, जिसमें एहतियात ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, जैसा आपने मौसमी बुखार का बताया, तो ये मिथ जो हमारे जहन में बन गई कि मौसमी बुखार है, इसको ज़रा जी क्लियर कर दीजिए। अब हमारे यहाँ पे आसपास बहुत से दोस्त अहबाब हैं, ऑफिस जी में जी। हो या आपके नेबर्स में हो या आपके इर्द गिर्द हो, और लोग वो यही कहते हैं दिन में बुखार चढ़ जाता है, रात को उतर जाता है, या रात को चढ़ जाता है, दिन में उतर जा। ये क्या मामला क्या है, ये क्या किस्म है? अच्छा, बेसिकली इसमें होता ये है कि हमारे पास पेशेंट्स जितने भी आते हैं, 90% पेशेंट से आपसे अगर आप पूछेंगे ना कि आपको बुखार है और आप कितना बुखार था, तो वो कहते हैं हमें पता नहीं। उनको फ़ील होता है, थकावट महसूस होगी। बुखार को वो मतलब समझते हैं कि जिस समय अगर थकावट हो रही है या कमज़ोरी फ़ील कर रहे हैं, तो उसको अक्सर बुखार लेबल कर दिया जाता है। बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, जब तक कि वो सर्टेन मार्जिन क्रॉस नहीं करता तब तक हम उसको फ़ीवर लेबल नहीं करते। ठीक। अगर आप जैसे किसी ठंडी इन्वायरमेंट के अंदर, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, आपका बॉडी का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। तो पेशेंट अक्सर समझ रहा है कि मुझे बुखार हो गया है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बुखार हो गया है, या इस तरह समझते हैं। तो बुखार बेसिकली उसको डॉक्यूमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। आप पहले थर्मोमीटर से बुखार चेक करें। अगर वो एक थ्रेशोल्ड लेवल से एक वो मार्जिन को क्रॉस कर रहा है कि 98.6 नॉर्मल है, अगर उससे क्रॉस कर रहा है तो फिर आप उसको फ़ीवर लेबल करें। तो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि जी अगर सर में दर्द हो रही है या थकावट महसूस हो रही है तो हमें बुखार आता है। उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं इस वजह से कि मतलब गलत बयानी करके डॉक्यूमेंट किया नहीं होता, और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ट्रीटमेंट अंदाज़े से मैनेज करनी पड़ती है कि इसको फ़ीवर था कि नहीं था। ठीक है। अच्छा ये भी बताएं कि जो बरसात का मौसम है, इसका हम जिक्र करें, इसमें जी। मौसमी बुखार जिसका भी हमने तस्करा भी किया, आपने डिटेल में बताया भी, खांसी, फ्लू और इस तरह के मामलात, इनसे बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हमें डेली रूटीन में लेनी चाहिए इस मौसम में? अच्छा, इसके अंदर देखिए, ये ऐसा है कि पहले जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो मौसमी बुखार है वो टर्म वैसी एक उसका लफ्ज़ी मीनिंग कोई है ही नहीं। जी। वो मौसम के एसोसिएट कर दिया हुआ है कि मौसम इस तरह आ गया तो बुखार हो जाएगा। इसकी बहुत सारी वजूहत जैसे मैंने आपको बताई हैं। डेंगू हो गया, पानी इकट्ठा होने की वजह से डेंगू के चांसेस बढ़ जाते हैं, मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो अक्सर जल्दी ख़राब हो जाती हैं बरसात में। जी। तो उसमें लोग जब वो कंज़्यूम करते हैं, वो चीज़ें खाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे ये इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसमें एहतियात का तरीका ये है कि एक तो सबसे पहले पानी साफ़ इस्तेमाल करें। अगर फ़िल्टर्ड पानी है बहुत अच्छा है, लेकिन फ़िल्टर्स का भी आपको इतना मतलब कह नहीं सकते कि फ़िल्टर्स सही काम करें नहीं करें। तो इसलिए बेहतर है कि पानी आप हमेशा बॉयल करके ही इस्तेमाल करें। उसके अलावा सफाई का ख़्याल रखें, बर्तन वग़ैरह साफ़ होने चाहिए, बाहर से खाना अवॉइड करें, और जब आप रात को सोते हैं तो या तो कमरे के अंदर कोई ऐसा इंतज़ाम, कोई स्प्रे करें, मॉस्किटो स्प्रे जो होता है मच्छरों के लिए, कि मच्छर कम हो, या आप जो मॉस्किटो नेट आपने देखा होगा, मच्छरदानी जिसे कहते हैं, जी जी जी। वो लगा के सोएं, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। छोटी-छोटी एहतियातें होती हैं, लोग करते नहीं हैं, और उसके बाद फिर बड़ी मुसीबत में फँसते हैं। आजकल डेंगू आपने देखा होगा, बहुत जी। सारे सीज़न है डेंगू का। एक छोटी सी एहतियात है, आप मच्छरदानी लगा के सोएं, आप मॉस्किटो रिपेलेंट जो लोशन मिलते हैं मच्छरों से बचने के लिए वो करें, स्प्रेज़ वगैरह करें, घर के अंदर पानी ना इकट्ठा होने दें। छोटी-मोटी एहतियातें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी उससे बच सकती है, लेकिन लोग नहीं करते। उसकी वजह से लोग हमारे पास जब आते हैं, हमने देखा है यंग पेशेंट्स 25-25 साल के, 30-30 साल के, और वो एक्सपायर हो रहे हैं डेंगू की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस बरसात के मौसम में हम जिन बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं, इनसे अगर हमने हुँ, सेफ़ रहना है, तो हुँ। ये ज़्यादा बेहतर है कि हम क्योर से बेहतर है कि हम पहले उसकी तरफ सोच लें, जो एहतियाती तदाबीर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना सकते हैं। ये बताइएगा कि कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, हमें हैवी फूड्स नहीं लेने चाहिए, लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, अगर लिक्विड में लें तो कौन से मशरूब लें या जूसेस लें, इसके बारे में भी बताएं। अच्छा, इसके अंदर देखिए ऐसे है कि जो खुराक होती है इंसान की, वो तो वैसे भी हर वक़्त अच्छी और साफ़-सुथरी होनी चाहिए। जी। ये मौसम के साथ लिंक नहीं है कि इस मौसम में आपने ऐसी खुराक लेनी है, इसमें ऐसी लेनी है। आप हर वक़्त ही अच्छी खुराक लेनी चाहिए, ताकि बीमार होने के चांसेस ना हों। इसके अंदर कुछ एहतियातें ये हैं कि एक तो ताज़ा खाना खाएँ।
सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो है ये पेट की वो होती है जो पुराने चावल गर्म करके लोग खाते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। रात के चावल भी अगर बचे हों तो स्पेशली इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा करें कि जो रात का खाना बचा है उसको कोशिश करें कि दिन के वक़्त उसको दोबारा यूज़ ना करें। फ्रेश खाना खाएँ। उसके अलावा जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बॉयल करके इस्तेमाल करें। हाथ अच्छी तरह धो के खाना खाएँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे टाइफाइड है, उसके अलावा एक तरह का हैज़ा होता है कॉलरा उसे हम कहते हैं। जी। हेपेटाइटिस ए होता है जो आम लफ्ज़ों में इसको जो लोग पीला यरकान कहते हैं। ये सारे हाथ अगर गंदे आपके हों, आपने हाथ ना धोए तो जरासीम एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाता है। तो इन चीज़ों की इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए इस्तेमाल करते वक़्त। ठीक है, हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है आपकी ख़ास तौर बहुत पर। ज़रूरी है, बहुत ठीक है। ज़रूरी, अच्छा बहुत सर, ज़रूरी। लेमन हम बहुत बढ़ा देते हैं, बरसात हो या गर्मी की पीक हो, हम बहुत ज़्यादा हुँ, हुँ। इनटेक करते हैं लेमन के हवाले से। क्या ये वाकई इन ख़ास मौसमों में फ़ायदेमंद है? देखिए जो लेमन का इस्तेमाल है, लेमन तो आपको पता है वैसे भी हाज़मे के लिए बहुत अच्छा होता है जी। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन सी होता है, सिट्रस फ्रूट है, तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इस मौसम में यूज़ करने का भी फ़ायदा डेफ़िनेटली है, नुकसान तो कोई नहीं है इसका। इसके अंदर ये है कि जिस्म की नमकियात जो होती हैं वो पूरा करने में मदद करता है। जो मौसम होता है इस तरह का बरसात का, इसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। उसके अंदर जिस्म की नमकियात काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं, तो उसमें काफ़ी इसका फ़ायदा होता है। लोग अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में नींबू पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी। तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। बस सिर्फ़ इतनी एहतियात करनी चाहिए कि शुगर का इस्तेमाल कम करें, स्पेशली जो शुगर के मरीज़ हैं, वो अक्सर एहतियात नहीं करते, वो नींबू पानी पी रहे होते हैं और बहुत हमने देखा है इस तरह के शुगर के मरीज़ हैं, वो चीनी की एहतियात नहीं करते, करनी चाहिए। तो नींबू पानी अगर पीना है ज़रूर पिएँ, लेकिन चीनी की एहतियात करें शुगर के मरीज़ों के लिए स्पेशली। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब चूँकि मौसम ऐसा है कि कभी बाहर बड़ा हुँ, प्लेजेंट है, कभी बहुत ज़्यादा हब्स है, जी। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत तेज़ धूप है, एकदम से मौसम चेंज होता है। हम क्या करते हैं, हुँ, गाड़ी में हमने चिल एसी लगाया, हम बाहर निकले तो शदीद धूप है। ऑफिस में से निकले या घर में से निकले, बिल्कुल अच्छे ठंडे कमरे में से निकले, बाहर शदीद गर्मी है या हब्स है। तो इन दोनों चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे फ़ौरी तौर पे आता है। इसको कैसे हम कंट्रोल करें, इसमें क्या तब्दीली करनी होगी हमें? अच्छा, इसमें ये देखिए आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के जी। टेम्परेचर से कंट्रोल हो रहा होता है। अगर बाहर ज़्यादा गर्मी होगी तो आपका बॉडी खुद ब खुद ही अपना टेम्परेचर कम करती है ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट कर सके उसको। उसका वो पूरा एक प्रोसेस होता है कि जिल्द के नीचे जो खून की नालियाँ चल रही होती हैं वो फूल जाती हैं ताकि खून के ज़रिए जो आप कह लेंगे टेम्परेचर है बॉडी का, जो बॉडी के अंदर खून के अंदर गर्मी है वो गर्माइश जो है वो बाहर निकले एनवायरनमेंट में और आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो सके। इसी तरह जब आप ठंडे मौसम में होंगे तो बॉडी अपना टेम्परेचर उसी तरह एडजस्ट करेगी, मैनेज करेगी कि बॉडी जो है वो हीट लॉस कम करे। मतलब बॉडी से जो गर्माइश है वो कम बाहर निकले ताकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मैच कर सके बाहर के टेम्परेचर से। तो इसमें ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठे होते हैं, ऑफ़िस के अंदर बैठे हुए हैं या कहीं भी किसी भी जगह बैठे हैं आप एयर कंडीशन्ड रूम के अंदर, तो हमने एसी भी फुल 17 डिग्रीज़ पे करके मैक्सिमम पे चलाया होता है। उसके अंदर आप एहतियात ये कर सकते हैं कि जब आप बाहर निकलें, तो आपने जब आपको एक पता होता है कि आपने आधे घंटे तक बाहर निकलना है, तो उसके लिए आप आधा पौना घंटा पहले एसी का टेम्परेचर या तो कम कर दें या उसको एसी को बंद कर दें ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए। अगर आप डायरेक्ट इस तरह निकलेंगे, एसी वाले कमरे से निकलें और डायरेक्ट आप धूप में जी। चले गए, तो उसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम कहते हैं कि ये सर पे गर्मी लग गई है, सर पे धूप लग गई है। जी। तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप कोशिश किया करें कि जब आपने बाहर निकलना है तो आधा पौना घंटा पहले आप एसी जो है उसको या तो बंद कर दें या उसका टेम्परेचर बिल्कुल आप कम कर दें ताकि आपका टेम्परेचर बॉडी का उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। ठीक है, एक बड़ा क्विक सा आंसर चाहिए होगा। ये बताइएगा कि इस मौसम में जो हम खेल के हवाले से कहते हैं कि जिम नहीं जाना, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, वो बल्कि पुरानी एक कहावत है, खून पसीना एक हुआ होता है इस मौसम में, तो क्या वाकई ऐसे है? देखिए वर्जिश जो है वो हर मौसम में ज़रूरी होती है। जी। इस मौसम में भी ज़रूरी होती है, बस सिर्फ़ इतना एहतियात कर सकते हैं कि धूप से बचें। वर्जिश का टाइम आप इस तरह सेट कर लें कि अर्ली मॉर्निंग सुबह-सुबह आप कर लें या शाम के वक़्त वर्जिश कर लें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें साथ में। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर थैंक अहमद यू। जुनैद साहब। जो गुफ्तगू ने की वो यकीनन समझने वाली बात है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इन पे अमल करना शुरू कर दें तो हम यकीनन इन वबाई अमराज से भी बच सकते हैं, ख़ास तौर पर हाइजीन के हवाले से जो इस मौसम में क्या आम रूटीन में भी हमारे लिए ज़रूरी है। चलते हैं हाफिज़ साहब की जानिब और इनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब की, मुझे ये बताइएगा कि जब ऐसी सैलाब की सूरत हाल होती है तो सैलाब ज़दा इलाकों में
जिस तरह आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं जमात के हवाले से, तो ये बताइए कि जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं इनमें आपके लोग कैसे मसरूफ़ हैं और जो तबाहकारियाँ हो रही हैं उनके हवाले से इमदादी सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पैगाम चैनल का, वेलकम। आपके तवस्सुत से ये मौका मिल रहा है कि हम जो सैलाबी सूरत हाल है, एक तो वो, और दूसरा मरकज़ी मेत पाकिस्तान उसका शोबा खिदमत हल्क जो है वो काम कर रहा है। जो आपने सवाल पूछा है कि पहला स्पेल आया और उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर है जी, और बहुत वसी इलाके पर है, यानी कि छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। सूबा बलूचिस्तान वैसे भी हमारा रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है और वहाँ पर इस तरह की तबाही कभी पहले देखने में नहीं आई। तो पहला सबसे काम तो हमारी गवर्नमेंट्स का होता है कि वो रेस्क्यू का काम करें, उसके बाद थोड़ा रिलीफ का काम होता है, और रिलीफ के कामों में गवर्नमेंट के साथ साथ फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी शामिल हो जाते हैं, हमारे मकामी नज़म भी शामिल हो जाते हैं, सूबाई नज़म भी शामिल हो जाते हैं। और जिस तरह आपने पहले कहा कि बलूचिस्तान में ये दूसरा स्पेल अब आ गया, और वाकई ये इंतहाई तशवीशनाक है कि जो लोग पहले ही सफ़र कर रहे थे उनके लिए दोबारा एक और मुसीबत और मुश्किल बन गई, और ये बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबत है। अगर पहले वाला स्पेल ही रहता तो अब उन लोगों को सेटल करना आसान होता। जो हमारे आइंदा के प्रोग्राम होते हैं कि एक पानी उतर जाए और पानी के उतरने के बाद उनके रहने का या उनके घर बार जो हैं उनको ठीक करने का, अच्छा करने का, साफ़ सुथरा बनाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले ही अब दूसरा स्पेल, और जिस तरह भी आपने बताया कि दरिया रावी में भी पानी है और इस तरह हमारा जनूबी पंजाब जो है वो भी मुतासर है, बहुत ज़्यादा मुतासर है। और वहाँ पर राजनपुर और डेरा गाजी, हाँ राजनपुर है, शकरगढ़ है, चित्राल वाली साइड है और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, बल्कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनसे ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गए, सड़कें बैठ गई हैं और लोग अपनी इमलाक को छोड़ के ना सिर्फ उनमें बच्चे बूढ़े हर तरह की जो उम्र के लोग हैं वो दरख्तों पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सर एक तो आबी जारियत हमें नज़र आती है, हर साल ऑलमोस्ट नज़र आती है कि भारत की जानिब से, जैसे मैंने 2010 का जिक्र किया, 74,000 क्यूसेक तब छोड़ा गया, और ये तब तक की अब से पहले जो आज हम बात करें अब से पहले तक की बहुत बड़ी ये मिकदार थी पानी की। लेकिन अभी जो रावी की तरफ पानी आया है मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ, जो आबी जारियत का एक बहुत खुला सबूत है, 1,71,000 क्यूसेक है सर। आप देखें 1 लाख ज़्यादा क्यूसेक पानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने यहाँ पे आगे से प्लान कुछ नहीं किया हुआ। 12 साल गुजरने के बावजूद भी सूरत हाल अब मज़ीद अबतर नज़र आती है। देखिए, इसमें मैंने जैसे पहले कहा ना कि हम हुकूमत का थोड़ा सा पहले जिक्र करें ना कि उनके भी कुछ काम हैं और वो उन कामों से हमारे सरकारी महकमे जो हैं वो नज़र चुराते हैं। अभी आप किसी भी इलाके में चले जाएँ तो दरियाओं के गिरदा गिर्द जो प्लेन जगह आ जाती हैं वहाँ पर तो पानी बाहर निकल गया। अभी मैं अभी सफ़र करके आ रहा हूँ, सियालकोट से आ रहा हूँ, तो दरिया रावी रास्ते में आता है, तो उसका पानी तो जो बांध है उनसे पहले बाहर निकला हुआ है। यानी ये 1,71,000 क्यूसेक का रेला बहुत बड़ा है इस वक्त, बड़ा रेला है बिल्कुल। 10 साल के बाद आया और 10 सालों में ना कोई दरिया की सफाई है, ना कोई उसका मसला है, ना कोई बंदोबस्त है। फिर आगे सबसे बड़ा अलमिया हमारा जो ये है कि आगे हमने कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बचाएगी हम पानी को महफूज कर सकें। ये सारे का सारा पानी समंदर में चला जाएगा, या लोगों की ज़मीनों को बहा, या लोगों के घरों को बहा कर, लोगों को बहा कर, फसलें तबाह हो गई, घर तबाह हो गए, मवेशी तबाह हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर बाद में आप देखेंगे कि इस नुकसान का हमें हकीकत में पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। सर देखें, जो लोग बेघर हो गए वो एक बात है, जिन लोगों के मवेशी चले गए जो उनके जरिए मुआश थे वो एक अलग बात है, जिनके अपने बच्चे बूढ़े जवान अपने प्यारे बिछड़ गए वो एक अलग बात है। फसल जो तबाह हुई, आने वाले वक्त में वो फसल जितनी दरकार होगी, जो खुराक चाहिए होगी वो नहीं मिल सकेगी। सर एक ह्यूज किस्म की ऐसी हमें मिस मैनेजमेंट नज़र आती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहूँगा। जो मुक़्तदर इदारे हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि वो लोग जो दरिया के बीचों बीच जहाँ से पानी ने गुजरना हो या उन रास्तों के बीचों बीच बस्तियाँ आबाद करके रहने लग जाती हैं जहाँ से हर साल पानी आना होता है और उन्हें मना करते हैं। ये इस बारे में भी थोड़ी रोशनी डालें। देखें, ये तो वही बात है ना, नेग्लिजेंसी किसकी है। अगर वो दरिया के अंदर लोगों ने बस्ती बना ली है तो गवर्नमेंट के सरकारी महकमे जो हैं, इतने महकमे बने, इरीगेशन का महकमा पूरा पाकिस्तान में, तो इरीगेशन का महकमा क्या कर रहा है? उन्हें पहले देखना चाहिए कि अगर सैलाब आ जाए तो इन लोगों को पीछे पहले कर लें। अगर बैठे हुए वो फ़र्ज़ करें ना कि ऐसी सूरत हाल बन रही है
और पता है आजकल तो मौसम का पता चल जाता है, लेकिन हमारी हुकूमतें असल में काम करती नहीं है बिल्कुल ही, बिल्कुल आंखें बंद करके वो सोई होती हैं। जब ये सारा कुछ हमारे ऊपर आ जाता है तब वो काम शुरू होता है। सर जैसे भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं 10 साल पहले से ही अगर हम उसको मिसाल बना लेते हैं, 12 साल एक अरसा होता है, एक जिंदगी होती है बाकायदा, पूरी एक प्लानिंग हो सकती है उसमें, बात फिर जूं की तूं नजर आती है। अच्छा, हमारी मिनहसुल कौम ये भी तो एक जिम्मेदारी आयद होती है कि हम खुद अपना भी ख्याल करें, अपने प्यारों का भी ख्याल करें। उन जगहों पे आबादियां मत बनाएं जो गुजरगाहें हैं जब पानी की मिकदार ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। ये देखें, आपका ये सवाल जो है इसमें सिर्फ दरिया नहीं है जी, इसमें तो हमारे हर शहर का, हर रोड का, हर सड़क का मसला बना हुआ है। एंक्रोचमेंट्स जो हैं वो कहानी है और उनको मतलब कि हटाने वाला कोई नहीं। अब आप लाहौर के किसी इलाके में चले जाए तो ऐसे ही में शहर के अंदर मिल जाएगा ऐसा, इवन पॉश एरियाज में बिल्कुल ऐसा है कि हमें गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती, तो गाड़ी एक पार्क करना इस वक्त कितना बड़ा मसला बन जाएगा। सो उसी को आप देखते हुए ये सूरत हाल देखें कि ये चीज़ हुकूमती जो हुक्मरान होते हैं वक्त के, उनको चाहिए कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आप देखें 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसमें जो मैंने देखा था कि इतना बड़ा तबाही का मसला, घरों के गिरने का मसला, बिल्डिंग्स कोलैप्स, हाँ जी, वो सबसे मेन जो चीज़ थी उसमें घरों को प्रॉपर तरीके से बनाई नहीं गया, मतलब पत्थरों से चिनाई की है, ऊपर पूरा लेंटर डाल दिया है। और जब जल्ज़ला है पत्थर नीचे निकले, लेंटर नीचे नहीं। मैंने एक बाग, ज़िला बाग है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पर मैंने एक कॉलेज देखा था, तो वो बिल्कुल ऐसी था, वो चिनाई ऐसे पत्थरों से गा दी, ऊपर लेंटर 2-3 मंजिला कर दिए, वो तीनों मंजिलें नीचे गिरी हुई हैं। भाई ये हुकूमत के काम होते हैं, जो हमारे लॉज हैं, बाई लॉज हैं, बिल्डिंग बनाने के बाई लॉज हैं, से अमल दरामद करवाया जाए, उनको पहले देखें भाई ये कैसे बन रही है। और वो जिस जगह मैं गया था ना उस वक्त यही नज़र आता था कि मिसमैनेजमेंट हर जगह ही। अच्छा सर, इसमें 2 एलिमेंट्स है जैसे आप फरमा रहे हैं, एक तो ये कि जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे हम वो पूरी नहीं करते, फिर जो इदारों की जिम्मेदारी है वो भी नेग्लिजेंस में नजर आती है, वो भी पूरी नहीं होती, तो फिर ये डिजास्टर जन्म लेते हैं। बिल्कुल। अभी हम चूंकि सैलाब का जिक्र करें तो सर जो इमदादी सूरत हाल है, जहाँ जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे किस तरह से इमदाद की जा रही है, कैसे पहुँचा जा रहा है? एक तो ये कि मतलब पहला जो मैंने कहा कि सरकार के पास ज़ाहिर है ज़्यादा वसाइल होते हैं हुकूमत, और हमारा जो बना हुआ है NDM में उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, तो वो शुरू में तो वो काम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ हमारे लोगों ने इस दफ़ा बहुत अच्छा काम किया है कि खाना पका के लेकर गए उन लोगों के लिए, उन लोगों तक पहुँचे, ताकि पहला जो मसला है, अगर इतना पानी है तो खुराक सबसे अहम मसला है जी, और बच्चों के दूध का मसला है, बच्चों की चीज़ों का मसला है, मवेशियों का मसला है, उनको भी खुराक चाहिए होती है। ये आप देखें कि जो हमारे साथ रिलेटेड चीज़ें होती हैं इंसानों के साथ, वही जानवरों के साथ भी रिलेटेड चीज़ें हैं कुछ, जी, और उनका भी ख्याल करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखा है बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, जैसे आप फरमा रहे हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है, वो डेफिनेटली अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे होंगे। जैसे हमारी लास्ट प्रोग्राम जो हमने किया सैलाब के हवाले से, 1122 के जो पंजाब के सरबराह थे उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, बट अभी सूरत हाल कुछ बिगड़ती नज़र इस तरह से ज़्यादा आती है कि पहले हम बलूचिस्तान और उस पट्टी को ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे जो लोग आफत ज़्यादा माहौल में थे उनको सिक्योर या निकालने या रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, उन इलाकों को वैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ। लेकिन अब ये जो पंजाब वाली बेल्ट की तरफ आ गया मामला, तो इसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट या जो फलाही इदारे हैं काम करने वाले, चाहे वो प्राइवेटली हों चाहे वो अपने ये लोग हों गवर्नमेंट के, अब मसला मज़ीद बढ़ता नज़र आता है, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, या हमें कहाँ से आगाज़ करने की ज़रूरत है, कहाँ पहुँचने की ज़रूरत है? देखिए, पहले बात तो रेस्क्यू करना जी, दूसरी बात है उनको कि ये ऐसा मुकाम दे दे जो पानी में फंस गए उनको निकालें और वहाँ उनको अच्छी कोई जगह दे दे रहने के लिए। हेमें लग जाते हैं, हेमा बस्तियाँ बन जाती हैं, इस तरह का कोई फौरी हो। और जब पानी उतर जाए तो फिर उनके घरों को देखना, जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला होगा आइंदा आने वाले वक्त में। ये हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज होगा और हम सब के लिए भी, कौम बहसीत कौम सबके लिए, बहसीत उम्मत, बहसीत मुसलमान, हम सब पे ये फ़र्ज़ होगा कि हम उनकी मदद करें, क्योंकि हमारे सामने ही वो लोग बेचारे घर से महरूम हो गए, अपने प्यारों से महरूम हो गए, अपने माल मवेशियों से महरूम हो गए, अपनी फसलों से महरूम हो गए। अब इन 4-5 चीज़ों का उनके लिए बिल्कुल पूरा ख्याल करना है। इंशाल्लाह हमारे मतलब जो लोग काम कर रहे हैं,
अब इसके बाद हमारी यही काम था कि हम उनके घरों का सर्वे करवाएंगे, घरों को देखेंगे। इससे पहले हम ऐसे ही जब 2014 में सैलाब आया था तो मैंने उसमें जो काम किया था अल्हम्दुलिल्लाह, नारोवाल से लेकर हाफिजाबाद तक, यानी 4 ज़िले आते हैं। नारोवाल ज़िला था, सियालकोट था, और उसके बाद गुजरांवाला था, उसके बाद हाफिजाबाद, और ये सारा जो है चिनाब के यानी बैंक के साथ चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमने सर्वे करवाए, उन लोगों के घरों की तामीरात करवाई। तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो रुपया था वो हमने सिर्फ इस काम के लिए खर्च किया था। ठीक है सर, जैसे आप फरमा रहे हैं, चूँकि जनूबी पंजाब का भी जिक्र आ गया, बलूचिस्तान अभी तक सूरत हाल बहुत बुरी है, तो एक तो आपने कहा कि फूड चाहिए, खुराक चाहिए, बल्कि अपने प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, आप तक पहुँच रही है, तो यकीनन आपका और मेरा फिर ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम किसी भी तरह से जिस हद तक भी मुमकिन हो सके, जो आपकी जेब इजाज़त दे या जो आपका जज्बा है, इसमें कंट्रीब्यूट लाजमी करें। क्यों सर? जी बिल्कुल जी, जज्बे की बहुत ज़रूरत है, जज्बे की ज़रूरत है। और फिर ये अल्लाह ताला की रज़ा भी इसमें शामिल होती है कि अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। हम मुसलमान हैं, और मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिस्म की मानिंदा है, और जिस्म को जहाँ तकलीफ हो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। वो हमारे बहन भाई हैं, अगर उन्हें तकलीफ है तो हमें भी तकलीफ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें भी तो तकलीफ महसूस होती है कि नहीं यार, अब उनको जिस तरह भी हो, उनको थोड़ा हो ज़्यादा हो, उनके साथ ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद, कंट्रीब्यूशन लाजमी अपनी रखें जितनी भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, तो थोड़े बहुत को नहीं देखना चाहिए, किसी को भी जज्बा है जो देखा जाए। हाँ, जज्बा देखा जाएगा, नीयत देखी जाएगी, और फिर कि थोड़ा है तो वो भी करें। और सर वही बात है, आप सब कतरा कतरा दरिया भी बनता है, कतरा भी आप शामिल होंगे तो दरिया बनेगा डेफिनेटली। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि खुराक का जो हम जिक्र कर रहे हैं, खुराक पहुंचाई कैसे जाए वहाँ तक? देखें, एक तो यह कि वहाँ पे पहुँचना पॉसिबल नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल से उन इलाकों में पहुँचा जा रहा है, आफतज़दा इलाका है, पानी बहुत है, ट्रैवलिंग करना बड़ा दुश्वार है, मुश्किल है, बोट्स पे जाया जा रहा है, और भी मीडियम इख्तियार किए जा रहे हैं। कैसे खुराक लेके पहुँचा जाए? आइदर क्या वो पका हुआ खाना हो, या जिस तरह ऐसा फूड होता है, बिस्किट हैं और दूसरी चीज़ें हैं, दूध है, ग़िज़ा है, क्या लेके जाया जाए? अभी देखें, अभी पैकिंग में तो जो चीज़ें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं ना, चावल है, आटा है, दालें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा है, उनको वही चाहिए। लेकिन सर अभी अगर वो कुक नहीं कर सकते वहाँ पे, हाँ, ये एक मसला बहुत, मैंने तो पहले कहा ना, ये बड़ा मसला है कि पानी है, उसमें लोगों के इमदाद में, तो वो हमारे लोगों ने तो पका के भी भेजा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पहले भी ये वैसे तो वही बात फिर है कि अल्लाह ताला हर एक को इस आफत से महफूज रखे, और ये बार बार ना आए। लेकिन हमारे मुल्क में यही है ना, वो मैं बात ज़रूर करूँगा कि मिस मैनेजमेंट बहुत है, और बार बार ये एक प्रैक्टिस होती है। सर जैसे आप फरमा रहे हैं कि एक तो चले ये कियोस्क नज़र आता है, बट आप देखें 2 वक्त की रोटी तो ज़रूरत है ना इंसान की या जानवर की। अगर आप उनको पहुंचाना चाहते हैं तो आप उनको पका पकाया खाना पहुंचाएं वहाँ पे, आप उनको एक वक्त में 2 या 3 वक्त का खाना मुयस्सर करने की कोशिश करें। तो इसमें जो हर्डल्स हैं, वहाँ पहुँचने का जो मामला है, वो किस तरह से मुमकिन हो पाता है? जैसे हम अभी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें, रेस्क्यू की बात करें, या लोग अपनी मदद आपके तहत फलाही इदारे इसके मुताबिक कोई अलहदा से काम करें, इस पे बताइए। नहीं देखिए, इसमें यही होता है कि एनडीएमए ने जो काम किया ना पहले रेस्क्यू का, वो अच्छा काम है उनका। उन्होंने हमें बस्तियाँ भी बनाई हैं और अच्छी जगह पे आके लोगों को बैठा दिए। सारा तो कवर नहीं हो जाता, ये तो मेरा ख्याल आप भी बेहतर जानते हो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। इतना बड़ा इलाका है, उसमें सारा तो कवर नहीं हो जाता। लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह का काम हो गया, वहाँ तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पकी पकाई फूड भी जा रही है और दूसरी भी जा रही है, जो उनके पकाने का बंदोबस्त भी वहाँ पर हो जाता है। वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर है। और हमारे लोग इस मसले पर अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मेरा ख्याल है उन चंद मुल्कों में होगा जहाँ अगर ऐसी कोई आफत, कोई मुसीबत आती है तो हमारे लोग उठ खड़े होते हैं और उनको उनकी उस मुश्किल को, मुसीबत को हल करने के लिए बिल्कुल तैयार। एक तो ये फूड वाला जिक्र जो हम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वबाई अमराज फूटना शुरू हो जाते हैं जी, जिस तरह हैज़ा है, डायरिया है, मौसमी बुखार है, फिर आँखों की, जिस्म की इन्फेक्शन है, जल्दी अमराज हैं, या पेट खराब, इस तरह के जो मामलात के लिए लोगों को वहाँ पे कोई कैंप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में कैंपिंग हुई है और अभी बलूचिस्तान में भी कैंपिंग हो रही है। उनके लिए दवाई भेजी जा रही थी। हमारी लाहौर की जो जमीयत है उसने भी कैंपिंग की है और उन्होंने भी दवाइयाँ वगैरह भेजी हैं। और सियालकोट से हम अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हर दफ़ा ही करते रहे
कि हमारे पास एक अपना हॉस्पिटल है जो वेलफेयर के है, ठीक है, तो उसमें यही काम है, तो हम अपनी टीमों को वहीं भेज देते हैं। मोबाइल हॉस्पिटल है या आपका वहाँ पे वो हमारा मोबाइल नहीं है। तो कोई वॉलंटियर वहाँ पे पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स भी आए हैं आपके पास जो वहाँ तक पहुँचते हैं, उन्हीं को हम जाके काम कर रहे हैं? उन्हीं को हम भेज देते हैं, हम एम्बुलेंस भी भेजते हैं, सारी चीज़ें उधर ही भेज देते हैं। दवाई वगैरह जितनी अमराज सवाल जो आपने गिनवाई हैं, मुतअद्दी अमराज हैं, तो उनकी दवाई भी हम साथ ही भेज देते हैं। इंशाअल्लाह अब भी ऐसे ही हो रहा है कि उनकी दवाई भी जा रही है, उनकी मेडिसिन भी जा रही है, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पहुँच जाती है। अच्छा देखिए, जैसे अभी हम जज्बे की बात कर रहे थे, तो हमारी आवाम में जज्बे की कमी नहीं है, हमें पाथ मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए, हमें थोड़ा गाइड करने के लिए कोई होना चाहिए, ये हमें फील होता है। तो लोग आपके पास डेफिनेटली आते होंगे, जैसे लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि हम किसी तरह से सर्व करना चाहते हैं। कोई कहता है मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ जो बिजली के हवाले से अगर कोई काम है, कोई कहता है मैं कारपेंटर हूँ, कोई कहता है मैं मजदूर हूँ, कोई कहता है मैं इस तरह से और सर्विसेज दे सकता हूँ, कोई कहता है मैं जाके बच्चों को कुछ पढ़ाना तो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं मदद के लिए। हमारे पास जो आते हैं ना वो यही कहते हैं कि हम खुद जाके करें जी, लेकिन अब हम उन्हें यही बात बताते हैं जो पहले आप कर रहे हैं कि वहाँ जाना मुश्किल होता है जी, तो उन्हें यही समझाते हैं कि आप दें, आपका इंशाल्लाह जो आप देंगे वो पहुँच जाएगा। हाँ, अगर भले आपने बहुत ज़्यादा तसल्ली करनी है तो ज़रूर चलें, जाकर खुद देख लें, खुद तकसीम कर लें अपने हाथों से, ताकि आपकी एक तसल्ली हो जाए। तो उसमें तो जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं उनमें भी है, और अगर आप जाना चाहते हैं आप यानी जमीयत के साथ रब्ता करें, हमारे साथ रब्ता करें, शोबा हिदमत अल के साथ रब्ता करें, तो वो अभी मैं कहूँगा कि जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो हमारे नंबर चला दें नीचे जी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इन नंबर्स पे हम रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मदद के हवाले से हो या इंडिविजुअली खुद जाना चाहते हो तो वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। अच्छा सर, शेल्टर की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे, साइबान नहीं, क्योंकि अभी मॉनसून के साथ साथ अभी वो बहुत हब्स वाला मौसम है, धूप भी बहुत सख्त है, उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने भी आज ट्रैवल किया आपको आइडिया होगा। तो शेल्टर की ज़रूरत है, साइबान चाहिए, टेंट चाहिए वहाँ पे, इस तरह के शेड्स के लिए जगह चाहिए, क्योंकि कुछ टीम्स हमें ऐसी भी इत्तलात मिल रही हैं वहाँ पे करीबी किसी स्कूल में रह के इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, किसी मस्जिद में रह के इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, किसी डिस्पेंसरी में रह के इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, लोग वहाँ पे ऐसी जगहों पे रह रहे हैं, तो शेल्टर काफ़ी चाहिए। तो वो आप बता सकते हैं क्या चाहिए होगा हमें? देखिए उसमें हेमे वगैरह होते हैं जी, जो बुनियादी ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट के पास एक एज होता है ये वाला कि वो उनके पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और अभी उन्होंने उनमें लोगों को शिफ्ट भी किया हुआ है। और उसमें एक बात मुस्बत भी आ जाती है कि वहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है, वाशरूम्स वगैरह भी होते हैं, और ऐसी चीज़ें जो इंसानी ज़रूरियात के हवाले से हैं वो उनको आसानी से मिल जाती हैं। बहरहाल ये आपने ये जो बात की ना शेल्टर वाली, जाहिर है ये यकीनन जब लोगों को पानी से निकालना है तो उनको कहीं ना कहीं तो ठहराना किसी होता है, साइबान में रहना उन्होंने, किसी जगह पे। और जहाँ तक मैंने बलूचिस्तान को देखा हुआ है ना, उसकी आबादी भी दूर है, स्कैटर्ड आबादी। जी बिल्कुल, ठीक है। अब आप स्कैटर्ड आबादी में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, तो उनको इकट्ठा करना या उनको एक जगह लेकर आना, उनके लिए हेमे बनाने, बस्ती बनानी कोई, तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से हो रहा है, और लोगों को ऐसा इकट्ठा किया जाए ताकि एक जगह पे सारी चीज़ें आ जाएं। और इसमें हमारे लिए भी आसानी हो जाती है कि हम जो राशन लेकर जाते हैं, खाना लेकर जाते हैं, या और चीज़ें ले, या कैंपिंग हमने करनी है ये दवाइयों के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, पड़ाव डाल के जहाँ पे काम करने हैं वो भी ज़रूरी है, एक जगह यानी कि उस जगह पहुँच जाएँ और आराम से हम भी अपनी कैंपिंग कर लें। अच्छा सर, इसमें एक टेक्निकल चीज़ है जो हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं, अगर हम देख लें थर के हवाले से कि वहाँ पे जब ये पानी की किल्लत की सूरत हाल हुई तब बड़ा मसला हुआ, फिर अब बलूचिस्तान और इर्द गिर्द की बेल्ट में जब पानी की बहुत ज़्यादा बहुतात हो गई, सैलाबी सूरत हाल हुई तब बहुत मसला हुआ, अब जनूबी पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, एक सैलाब की सूरत हाल है, तब ऐसे ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हमें उन जगहों पे या उन जगहों पे जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है मदद की, वहाँ पहुँचने पे दुश्वारी है। जो बस्तियाँ करीब आबाद हो गई हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं, आप मुझसे बेहतर बता सकेंगे, कि जो करीब लोग मौजूद हैं उनकी मदद करके आ जाते हैं, उन तक तो मदद पहुँच रही है सर हाफिज साहब, ये वो लोग हैं जिन तक मदद नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ तक पहुँचा नहीं जा रहा, उनको रेस्क्यू करना और उनको खुराक की फराहमी और बाकी चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेक्निकली ये लाइन है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल सोचने की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक ये ज़रूर एज मिलता है जी मरकज़ी मीडिया हदीस पाकिस्तान के हवाले से कि हमारे पास हर ज़िले में नज़म मौजूद है जी, ठीक है, और उनके आगे जो तहसील है वहाँ पर नज़म मौजूद है, ठीक है, उनके ज़रिए हम यानी अगर वो स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़म भी फैले हुए हैं। ठीक है। और इस हवाले से हमें बहुत आसानी रहती है कि हम अक्सर जो लोग हैं उन तक पहुंच सकें। ठीक है, अक्सर लोगों तक पहुंचा जा सकता है। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कि बार बार मेरे जहन में भी आ रहा था कि दीनी जमातें हो या कारकुनान हो, ऐसी मुश्किल घड़ी में डेफिनेटली वो आगे आगे नज़र आते हैं, काम करते नज़र आते हैं और पता भी चल जाता है। लेकिन जो सियासी जमातें हैं जिन्होंने वोट लेना है या जिन्होंने हमसे अपना फ़ायदा लेना है, एक तो वो, दूसरा NGOs, मैं थोड़ा सा इसको अलाम करूँगा, सो कॉल्ड NGOs, कि वो इन रफ़ाही कामों के वक्त, इस वक्त जो अफरा तफरी की सूरत हाल है, उन लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए नज़र आते हैं कहीं पे, या वो मुझे तो हाईलाइट होते नज़र नहीं आ रहे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। मतलब मैं अपने हल्का अहबाब में यही बात कर रहा था कि अब सारी सियासी जमातें गायब हैं जी, बल्कि कोई भी नहीं है। आप तजिया कर लें उसका, आपको मजहबी जमातें ही नज़र आएंगी। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने जो हमारे दिलों में डाला है ना कि मोहब्बत, मुसलमान से मोहब्बत, या बल्कि सब ही है। अब इसमें कोई तफरीक नहीं रहती जी। ठीक है ना, मज़हब की तफरीक नहीं रहती किसी। हम हॉस्पिटल पिछले 24-25 साल से चला रहे हैं, तो वहाँ पर मज़हब की तफरीक तो नहीं कर सकते। जो भी आएगा उसको इलाज देना है। तो ये भी, इस काम में भी ये है। लेकिन दो चीज़ें आपने जिक्र की हैं, एक सियासी जमातें और दूसरा NGOs। यस, वो मोमबत्ती ग्रुप जो है ना, वो इन्हीं खूबसूरत जगहों पर रहना चाहते हैं। वो मिट्टी वाली जगह पे जाना ही नहीं चाहते, वो गारे वाली जगह पे जाना ही नहीं चाहते। उनको तो ख्याल ही नहीं है इस वक्त के वो आधा बलोचिस्तान या पूरा बलोचिस्तान डूब गया, या आधा हमारा जनूबी पंजाब डूब रहा है, या दरिया रावी में पानी आ रहा है, साथ साथ जो बस्तियाँ हैं वो ख़राब हो गई हैं, सब कुछ मसले बन गए हैं। तो वो तो यहाँ लिबर्टी चौक में ही वो सारे करते हैं, वो यहीं तक रह जाते हैं। ये इस्लामाबाद को कुछ चौक उन्होंने पकड़ा होगा, वहाँ जाकर। हाफिज साहब, मैं तो ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि जो लोग कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। लेकिन अगर वो ये भी कहते हैं तो क्या ये इंसान नहीं है? क्या यहाँ पे इंसानियत नज़र नहीं आ रही? क्या इन लोगों की मदद करना इंसानियत नहीं है? ये वो मज़हब नहीं है जिसका प्रचार किया जाता है उस क्लास की जानिब से, तो क्या उनकी मदद को वो नहीं पहुँच सकते? क्या सिर्फ इन पॉश एरियाज़ और अच्छी जगहों पे खड़े होकर फ़ोटो सेशन करवाना इंसानियत का बहुत बड़ा अलमबरदार होने का सबूत है? देखें, आप मेरी गुफ्तगू के बाद आप भले अखबार उठाएँ या मीडिया देखें, हम आपको मीडिया में उस तरह नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, हम एडवर्टीज़मेंट के लिए काम नहीं कर रहे, हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं और हमने पहुंचना है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं, बहुत सी जो मजहबी जमातें ऐसी हैं कि बिल्कुल कोई फ़ोटो सेशन नहीं हो रहे। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें फ़ोटो सेशन नहीं करवाना चाहिए, बल्कि बस उन तक पहुँचना चाहिए। जिस तरह भी हो उन तक पहुँचें, उनको खुराक दें, उनके बच्चों के लिए। बच्चों का मैंने देखा TV पे कि बच्चे बेचारे बिल्कुल भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे 2-2-3 दिन। सर, शायद आपकी नज़र से वो फुटेज भी गुजरी हो कि लोग एक झोंपड़ी के ऊपर मौजूद हैं, बच्चे हैं उनके साथ, बेयारो मददगार हैं, नीचे सारा पानी है, सरों पे कुरान उठाया है और वो क्या कह रहे हैं कि हमें रोटी दे दो, हमें खुराक दे दो। तो उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ना ये असल बात तो ये है, अब जब वक्त आए तो हम सब निकलें, वो NGOs ना निकले। अब मैं आपके तवज्जुह से ये बात ज़रूर करूँगा कि अभी हमें, बल्कि इन कामों में हमारी जो हुकूमत है, और ख़ास तौर पर हुकूमत है वक्त जो है, इस वक्त जो हुकूमत है, उसको चाहिए कि जो लोकल NGOs हैं, जो लोकल काम करने वाले हैं, उनकी हेल्प करें, उनको मदद करें, बजाय इनके कि उनके आगे रोडेट करते हैं। और जो बाहर से आते हैं NGOs, उनको जनाब उनके आगे पीछे जाते हैं लोग। सर, इस बात की तो समझ ही नहीं आई आज तक। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बस एक आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपसे लेना चाहूँगा, और वो ये है कि एक तासुर ये भी पाया जाता है, जो कि अवाम का रिस्पॉन्स है, उसके मुताबिक फिर चीज़ें होती हैं, मदद हो या किसी के बारे में बात हो या ज़हनी आगही हो, मीडिया जो है इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, मीडिया अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम नहीं दे रहा। इस बात में आप क्या समझते हैं, किस हद तक सदाकत है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मेरा एक प्रोग्राम का ये हिस्सा कर लेना या पूरा टॉपिक इस प्रोग्राम पे कर लेना, सारे टॉपिक इस पे डिस्कस करना अपने प्रोग्राम के, वो काफ़ी नहीं है। बट अगेन कहीं ना कहीं तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मेरा ख्याल है कि टोटली तौर पे मीडिया नज़रअंदाज नहीं कर रहा, मीडिया दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह मीडिया किसी सियासी खबर को लेकर चलता है आगे, या किसी भी ऐसी चीज़ को कि जिसकी शायद हमें ज़रूरत नहीं होती जी, तो वो उसको 24 घंटों में से 12 घंटे दिखा दिया। ठीक है ना, उस तरह मतलब इसको दिखाना चाहिए था कि बार बार कि इन लोगों को ज़रूरत है जी। और फिर जो मीडिया हाउसेज हैं जी, उनको खुद ये चाहिए कि उनके लिए थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट की ऐड ही बना दें और वही चला दें।
मतलब उसमें थोड़ा सा लोगों बार बार रिमाइंडर दें, बार बार तरगीब होगी लोगों को, तरगीब हो जाए लोगों को कि लोग आएँ और इनके आगे मदद करें। देखें ये जितने भी पहले काम है ना, मैंने आपको बताया कि इसमें एक पहले ही गुर्बत है, ठीक है ना, और उस गुर्बत में जब हम ख़ते गुर्बत से भी नीचे लोगों का ये हाल हो जाएगा, कभी आपका भी इत्तेफाक होता आप उन इलाकों में जाएँ, मैंने पूरा बलूचिस्तान घूमा हुआ है इस वजह में, उनके घर पे भी कच्चे ही होते हैं, ठीक है, और मुसीबत भी उन्हीं पे आ जाती है, पहले गुर्बत है ऊपर से ये मुसीबत आ गई, तो ये एक अलमिया होता है हमारे मुल्क। बल्कि ना सिर्फ हाफिज साहब बलूचिस्तान क्या, कोई भी रूरल एरिया जी बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पे सूरत हाल है। मैं जब भी जाता, इवन बलूचिस्तान भी गया हूँ मैं और रूरल एरियाज में भी गया हूँ, सूरत हाल यही है, जिंदगी बस पूरी पूरी होती है किसी तरह से। आप जब ये नॉर्दर्न एरिया में चले जाए ना, बड़ा बड़ा जी ये है वो है, बड़ी खूबसूरती है, वो उन चंद पहाड़ों की बर्फ़ को दिखा देना, ग्लेशियर्स को दिखा देना, दरिया को दिखा देना, उसकी रवानी को दिखा देना, भाई उनके पीछे ज़रा करो ना कैमरा और उसको दिखाओ जो पीछे झोंपड़ी में बेचारा रह रहा है, जिंदगी की तलखियां आप देखें उसमें वो कितना सफ़र करेगा, जो ऊपर से अभी आप देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, कि जो पानी अब नालों की जो उनके घरों के करीब की रात के खत्म हो गए हैं सर, ठीक है, अभी का गान का देखें अभी अब खत्म हो गए रात का, वो बता रहे थे। ये एक ऐसी सूरत है जो आपने बात की है ना, ये इन इलाकों में भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है काम करने की अभी तो ठीक है। तो सर चूँकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है, थोड़े से मिनटों में इसको समझना बहुत मुश्किल है, पैगाम आप दे दें फिर मैं थोड़ा सा यही बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की जो ज़ैली तंजीम है हमारी, जो बलूचिस्तान की तंजीम है, और अबू तुराब साहब हैं, और पंजाब में हमारे मोहतरम अब्दुल हजाजी साहब हैं, इसी तरह अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के जो सर हाफिज़ अहमद सिद्दीकी साहब, सलमान आज़म साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर रहे हैं, और इनके आगे वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर रहे हैं। पैगाम में यही अब आपके तवस्सुस से, पैगाम के तवस्सुस से यही पैगाम दूंगा, यही मैसेज दूंगा कि लोगों को आगे आना चाहिए, ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। अभी इन लोगों को जब अपने घरों में वापस जाना है, उस वक्त असल काम उस वक्त शुरू होना है, उनके घर बनाने असल काम उस वक्त शुरू होगा, और ये हमारी हुकूमत का भी इम्तिहान होगा कि उनको किस तरह वो सेटल करते हैं, और हमारा भी इम्तिहान है ये कि हम उनके लिए क्या मदद के लिए उनको किस तरह पहुँचते हैं, उनके घरों की मरम्मत के लिए, या जो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं, बह गए हैं, पानी में चले गए हैं, रहने के काबिल ही जी बिल्कुल, हाँ, उनको नए सिरे से बनाना। ठीक है, फिर हमें वही सोच ज़हन में रखनी होगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह वो हमें मिसाल मिलती है कि जब वहाँ पे आए दूसरे लोग तो उनको किस तरह से दिया, अपना आधा दे दिया, अपना घर दे दिया, अपने आबाओ अजदाद में से चीज़ें दे दी, वो मिसाल है। फिर ऐसी मिसाल तो है ही नहीं, और ना ही होगी शायद, लेकिन वो एक देखें, वो मिसाल ऐसी है कि जो हमें एक तरतीब के साथ ज़िंदगी गुजारने को कह देती है, और इस वक्त उसकी ज़रूरत भी है, ज़रूरत भी है। वो तरतीब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई ना, देखिए कितना प्यारा मसला है। अगर इतने लोग हैं तो एक भाई के साथ, एक भाई अगर हम भी यही करें कि हम थोड़ा थोड़ा संभाल लें तो पूरा मुल्क अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, इस वक्त इसी की ज़रूरत है। सर मैं इसके साथ ही बहुत शुक्रिया करूँगा, आप तशरीफ़ लाए, हमारे साथ मौजूद रहे जनाब हाफिज़ शाहिद अमीन साहब जो कि नाज़िम शोबा खिदमत खल्क मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान से हैं, और ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर अहमद जुनैद साहब जो कि PGR मेडिसन है, इनसे वबाई अमराज के हवाले से गुफ्तगू हुई। ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ जो मैं बार बार अपने जहन में सोच रहा था कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम सबको एक होने की ज़रूरत है, और वो लोग जो इस वक्त बेसरो सामानी की हालत में हैं, खुले आसमान तले बैठे सिर्फ अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि मदद ही किसी तरह उन तक पहुंच जाए, और सबसे पहली मदद उनको चाहिए कि खुराक मिले, और फिर उसके बाद साहिबान चाहिए। तो इस पर आए, मिलजुल कर, हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए जो बन पड़ता है वो करें और उनकी मदद के लिए पहुँचे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।